रिवीजन कैसे होता है, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स का करना चाहिए या फिर किस तरीके से करना चाहिए? पूरा चैप्टर्स तो हम वापस रिवाइज नहीं कर सकते। पूरे क्वेश्चन मॉड्यूल्स के जैसे जितने क्वेश्चन दिए होते हैं वो पूरे क्वेश्चन करना, या फिर कुछ क्वेश्चन जो हमें फर्स्ट टाइम हमने किया नहीं आए वो करना, फिर कौन से चीज़ ज़्यादा करनी चाहिए? स्ट्रेटेजीज खुद की बनाओ जितनी बना सकते हो। एक मतलब बेसिक आइडिया लो कि लोग कैसे कर रहे हैं और फिर उसमें देखो कि आप उसमें क्या ऐड कर सकते हो। जब तुम टेस्ट दे रहे हो तो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं। एक पॉइंट आता है ना टेस्ट में कि नंबर स्टक हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। जो भी 5 सिलेक्ट किए थे क्या वो सही सिलेक्ट किए थे? क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड में अगर क्वेश्चन गलत सिलेक्ट किए तो फिर वो तो नेगेटिव ही होना है, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स फिर बहुत पीछे ले जाएगा। हेलो, कैसे हो सब? कंफर्टेबल? चलो इंट्रोडक्शन तो दे ही देते हैं। बाकी मेरा नाम रक्षित है और मैं जयपुर से आया हूँ अभी यहाँ पे, और मेरी एडवांस में रैंक 4461 है। बाकी और लोग इंट्रोडक्शन। मैं जीत, ऑल इंडिया रैंक 4314, इतना काफ़ी है। मैं शुभ, मेरी एडवांस में रैंक 2911 आई थी और सूरज विद्यापीठ से। मेरी एडवांस में रैंक 3741 और मैं पीडब्ल्यू गांधीनगर से। हेलो, मैं कविश, मैं भी आप ही के विद्यापीठ सूरत में हूँ। मेरे एडवांस में रैंक 1082 आई। हेलो, मेरा नाम भार्गव है, मैं वेसु विद्यापीठ से हूँ और एडवांस की रैंक 1819 है। हाय, मैं साद, मेरी रैंक 3802 है और मैं भी सूरत विद्यापीठ से ही हूँ। पढ़ाई अच्छी चल रही है तुम लोगों की? कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है? नहीं, दिक्कत तो आएगी, हमको भी आई थी, तुमको क्यों नहीं आएगी? मतलब दिक्कत तो आती है, ऐसे बात नहीं है। और मतलब कुछ पूछना हो तुमको पहले वो पूछ ले तो। मुझे एक पॉइंट ऐड करना था कि ये सोशल मीडिया में बहुत लोग एक्टिव रहते हैं 11th-12th में, तो वो तो मैं गाइड। Instagram account भी होंगे। कौन कौन इंस्टाग्राम यूज़ करता है अभी भी? ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं 2 साल इंस्टा स्नैप सब यूज़ करता था और फिर भी रैंक आ सकता है, उसका कोई रूल नहीं है। बट वो टाइम स्पेसिफिक ऐसा लिमिट भी नहीं, लेकिन वीक में एक आध दिन वो मैं टाइम पास करता हूँ पूरा, बाकी 6 दिन पढ़ता हूँ, ऐसा था। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं कि इंस्टा यूज़ करे तो नहीं आएंगे मार्क्स। स्नैप वो यूट्यूब पे यही सब चलेगा कि भाई इंस्टा बंद कर दे तो मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं, पढ़ना पड़ेगा। आपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे की थी जेईई मेंस के साथ साथ वैसे? क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम्स और वो सब चलता रहता है, तो एनसीईआरटी करने का टाइम ही नहीं मिलता बीच बीच में। जो बोर्ड्स की तो ऐसे मतलब मेरा तो सीबीएसई था। हाँ, मेरा भी सीबीएसई है, पर आप स्कूल जाते थे आपको करना पड़ता था, हम स्कूल नहीं जाते इसलिए हमें ऐसा निगलेक्ट कर देते हैं साइड पे। एनसीईआरटी केमिस्ट्री तो जेईई मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वो एनसीईआरटी केमिस्ट्री हो जाए। एनसीईआरटी मैथ्स, जेईई मेन का मैथ्स हो जाएगा, तो एनसीईआरटी मैथ्स। फिजिक्स का बचा, लेकिन जनरली जो देखा जिसके आ जाते हैं मेंस में उसका बोर्ड हो ही जाता है। ऐसा नहीं हो कि किसी का सुना नहीं जो 75 नहीं आए, तो मतलब मेंस हो जाए बाद में बोर्ड सिर्फ करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन पहले मेंस हो जाए था। उसको मेन तो मतलब तुमको तो मेन तो वो हो गया ना कि राइटिंग में दिक्कत होगी, मतलब और वो डेरिवेशंस वगैरह। मतलब 10th में बोर्ड स्टाइल तो किया होगा ना, तो इसलिए जल्दी कवर अप हो जाए। तो मतलब देख लो, थोड़ा मतलब टाइम निकाल लो अगर तुमको ऐसे मतलब प्रेशर बोर्ड्स का। वैसे तो सीबीएसई का तो इतना नहीं रहता, मतलब हो जाता है अगर आपको नॉलेज हो तो, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पर 10th तक है ना जीएससीबी में था, पर जीएससीबी में 11th-12th में दिक्कत होती है ना, इसलिए 11th-12th में सीबीएसई कर लिया, इसलिए थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस सीबीएसई की वैसे करनी थी, तो वो तो मतलब ऐसे तो पीडब्ल्यू में भी तो होते ही अपने मतलब सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं। अच्छा, नहीं मतलब हमारे विद्यापीठ में करवाते थे, सब्जेक्टिव पेपर रहते थे, तो वो उससे रहता था थोड़ा कि लिखने फिर चेक होके आती थी। मतलब ऐसा है कि टाइम निकालो। बाकी तो तुमको तो मेन तो इंग्लिश जैसे होती है, इंग्लिश तो फ्री टाइम में पढ़ लो यार। अब तुम कुछ और करोगे इससे बढ़िया चैप्टर ही रीड मार लो अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो। बाकी तो ये है कि हाँ, जैसे राइटिंग की प्रॉपर अगर तुमको लगता है तो राइटिंग टीचर्स के पास तुम थोड़ा टॉपिक ले लो, कोई सा मतलब सब्जेक्ट ले लो, उसमें फिर संडे को ही मिलता होगा वैसे इतना टाइम तो लिखने करने का, 3 घंटे बैठना पड़ता होगा। बाकी तो लिख लो उसको अच्छे से एक बार। मतलब तुम ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर तो डाउनलोड कर लो, देख लो, और फिर उसमें जैसे लगे कि चेक वेक कराना है तो टीचर्स के पास ले आओ। मतलब जैसे स्कूल जाओ तो स्कूल में करवा लो। मतलब हाँ, लिखने की जो प्रैक्टिस है ना वो मतलब लिख के आएगी, मतलब उसका फिर वो सब्स्टिट्यूशन नहीं बता सकता ना मैं फिर, मतलब वो तो यही है। रियल पॉइंट इस इतना टाइम नहीं है,
हाँ, वो मेंस के सबने मेंस के बाद ही किया है, जो सूरत वाले जो थे डमी वाले सबने मेंस के बाद ही किया, और ऑल किसी का नहीं हुआ ऐसा कुछ सुना तो नहीं है। हाँ, सबका हो ही गया, मतलब मेंस के बाद इनफ टाइम मिल जाएगा सिर्फ वोट्स करने के लिए। लेकिन वो कुछ किसी ने नहीं किया था, राइटिंग प्रैक्टिस एंड इंग्लिश वो सब 10 दिन पहले ही चालू किया था। रिवीजन कैसे होता है, मतलब होता है ना कि कौन कौन से चैप्टर्स का करना चाहिए या फिर किस तरीके से करना चाहिए। पूरा चैप्टर्स तो हम वापस रिवाइज नहीं कर सकते, लाइक सिर्फ पूरे क्वेश्चन मॉड्यूल्स के जैसे जितने क्वेश्चन दिए होते हैं वो पूरे क्वेश्चन करना, या फिर कुछ क्वेश्चन जो हमें फर्स्ट टाइम हमने किया नहीं आए वो करना, या फिर कौन से चीज़ ज़्यादा करनी चाहिए ऐसा। मेरा तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व्स मैंने कम किए होते, पहले तो मेन रिवीजन तो मैं नोट्स से ही करता था, जब भी रिवीजन करना हो तब नोट्स, सिर्फ नोट्स। शॉर्ट नोट्स वगैरह तो बना लिए होंगे ना, या फिर अभी मतलब शॉर्ट नोट्स तो बना लो, उससे मतलब ये रहता है कि आपको ग्लैंस मिल जाता है उसका मतलब चैप्टर का पूरा। जैसे कोई फिजिक्स में अगर कोई है, मतलब मैं तो फिजिक्स के ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स ही बनाता था, फॉर्मूले भी बहुत होते हैं, तो फिर हाँ शॉर्ट नोट्स बनाते थे। और मतलब रिवीजन ही तो करना ना, तो रिवीजन करके एक बार मतलब शॉर्ट नोट को गो थ्रू कर लो और सवाल लगाओ। किस टाइम पे, मतलब एग्ज़ाम से कितने टाइम पहले, जैसे अभी तो हमारा चल ही रहा है, अब एग्ज़ाम से 1 महीने पहले 2 महीने पहले ऐसा। नहीं देखो, रिवीजन तो तुम ऐसे रखो कि जब तुम लगे ना चीज़ें भूल रहे हो तभी कर लो। एग्ज़ाम वगैरह तो देखो चलते रहेंगे, इतने मतलब स्कोर की टेंशन लो, पर इतना भी मत लो कि एग्ज़ाम आ रहे तो बस अब उसी में लग गए। अपना जो करंट टॉपिक्स चल रहे, एग्ज़ाम तो रिवीजन के हिसाब से होते हैं, तो आप जैसे ऐसे मत रखो कि एग्ज़ाम आ रहे तो ही रिवीजन करो। मतलब एक पूरा रखो कि आप मतलब टाइम जितना, अगर आपको लग रहा है कि आप चल रहे हो अभी लेवल जो चल रहा है, करंट लेवल चल रहा है वो क्लियर है आपका, तो मतलब फिर आप रिवीजन कर सकते हो। और ऐसे कोई मत रखो कि एग्ज़ाम आ रहे तो अपन उसमें ही फोकस हो गए ज़्यादा, क्योंकि फिर बात ये हो जाती है ना कि मतलब जो करंट चल रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं डाइल्यूशन आने लग जाता है। तो मतलब करंट चीज़ को स्ट्रॉन्ग रखो, मोटिव ही रखो कि मेरे जो करंट अभी चैप्टर चल रहा है, मेरे जो करंट अभी टॉपिक चल रहा है चैप्टर में भी, वो मेरा क्लियर हो रहा है। और रिवीजन फिर उसके साथ साथ चलाओ, जिससे मतलब आपको कंफर्टेबल लगे। मैं तो सवाल ही करता था रिवीजन में भी, मतलब थोड़ा शॉर्ट नोट्स वगैरह देख ली जल्दी से, और फिर सवाल में फिर जा पे अटके। वही मतलब माइलस्टोन वगैरह टेस्ट आएंगे तो उसमें तो जो टॉपिक चल रहा है क्लास में, तो माइलस्टोन के चक्कर में ये नहीं होना चाहिए कि वो टॉपिक में टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड ही मतलब सबसे स्ट्रांग होता है। बोलते हैं ना जैसे फर्स्ट कट इज़ द डीपेस्ट कट। तो पहली बार अगर पूरे जो भी चैप्टर सारे पहली बार में अच्छे कर रहे हो तो माइलस्टोन वगैरह में नोट से ही बहुत कुछ रिवाइज हो जाता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही बहुत प्रैक्टिस करनी है, मतलब। और नोट्स भी जैसा ऐसा होना चाहिए कि दूसरे चैप्टर में कोई क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको कोई रिलेट करने का मौका मिल रहा है पहले चैप्टर से। तो मैं ऐसा बहुत करता था कि पहले के चैप्टर ना नोट से ना रिलेट करता था ना चीज़ों को, तो बहुत कुछ थियरी याद होती जाती थी। हाँ, डॉट्स कनेक्ट होते थे। तो माइलस्टोन वगैरह में 1-2 दिन जो मिलता है गैप, तो उसमें बहुत कुछ नोट्स वगैरह रिवाइज कर लेता था, कॉन्फिडेंस आ जाता था कि मुझे रिवाइज है। पीछे से डाउट हमारे क्या दिक्कत है। बाकी एक पॉइंट रिवीजन के रिगार्डिंग और एक ऐड करूँगा। अगर फटाफट रिवीजन करना है, लेट्स एक चैप्टर है, अभी से एक लाइक सब टॉपिक्स की लिस्ट लिख दो बस। टॉपिक्स के अंदर क्या है वो नहीं, सिर्फ टाइटल या हेडिंग की, फिर देख के बस सोच लो कि हाँ इसके अंदर क्या क्या केसेस थे, क्या क्या चीज़ें थी, और उसमें अगर जो भी चीज़ भूल रहे हो उसे सिर्फ नोट से देखो, क्योंकि पूरे नोट्स का देखने के लिए टाइम तो नहीं मिलने वाला हर वक्त तो। और केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी, अगर इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी यूज़ करोगे तो उसके अंदर हाईलाइट्स और मार्किंग्स ढंग से कर लो, सिर्फ वही पढ़ना है फिर। और बाकी भी सब्जेक्ट्स में अगर क्वेश्चंस करते हो तो उसमें वही बोलूँगा कि मार्किंग्स ढंग से करो, कि ये वाला सवाल मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट था तो वो भी मार्क करो, या फिर ये सवाल ज़्यादा कॉमन था, इजी था, तो फिर बाद में ना देखूँ मैं, या फिर ये सवाल हो गया पहली ट्राई में 2 ट्राई में, तो वो सब मार्क करो, ताकि आफ्टर ऑल बाद में पता चलेगा कि ये सवाल कितना दिक्कत दिया था और अभी कितना आ रहा है अभी मुझे वही सभी सवाल। तो बस वही। इनऑर्गेनिक में मैंने क्या किया था, एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन लिख लिए थे। मतलब एक चैप्टर में से मैंने जैसे 100-150 सवाल बना लिए, फिर जब रिवाइज करने का टाइम आया तो फिर वही 100-150 सवाल को एक बार देख लिया, उससे पूरा हो जाता है। मतलब केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि याद नहीं होता, सिर्फ सवाल बना। अगर केमिस्ट्री वीक हो तो स्पेशली आईओसी और ओसी वाला पार्ट तो कैसे स्ट्रॉन्ग करने? इनऑर्गेनिक के लिए तो आई थिंक एनसीईआरटी है, मतलब उसमें याद करना काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन आई वुड से थोड़ा बहुत भी इसमें लॉजिक ज़्यादा तो होगा नहीं इनऑर्गेनिक में ज़्यादा, लेकिन जितना भी अगर केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी अगर स्ट्रांग है तो आगे ब्लॉक केमिस्ट्री में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी काफ़ी स्ट्रांग है तो मैं पहले बोलूँगा कि बॉन्डिंग में भी थोड़ा पक्का कर लो। अभी नहीं बोला कि अभी करो, लेकिन वो जितना स्ट्रांग होगा उतना आगे हेल्प ज़्यादा मिलेगी ब्लॉक केमिस्ट्री में।
बाकी बाकी तो वही कि जैसे डी ब्लॉक है तो उसके अंदर काफ़ी सारे ट्रेंड्स है जो एकदम अटपटे है, तो उसके लिए भी एक ग्राफ बना के कोशिश करो, उसमें बना के ही दिया है, मतलब वैसे याद करने की कोशिश करो, उससे ज़्यादा जल्दी याद रहेगा, ना कि बस रैंडमली ऐसे ट्रेंड्स याद कर रहे हो पूरे पूरे एलिमेंट्स के, तो वो डिफ़िकल्ट होगा ज़्यादा। रोज़ पढ़ते थे आईओसी वाला पार्ट? नहीं मतलब रोज़ नहीं, मतलब डिपेंड करता है, अगर ये टॉपिक है ज़्यादा वीक है तो मे बी एक वीक के लिए थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ लिया, उसके बाद जब लगा कि हाँ ये स्ट्रांग है उसके बाद मे बी ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ाते गया कि इतने टाइम बाद रिवाइज़ करूँगा अब, कि फिर अब 3 दिन बाद रिवाइज़ करूँगा या फिर वीक के बाद वैसे। मेन फोकस एनसीईआरटी पे रखा था। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी, बाकी ऑर्गेनिक के लिए क्लास नोट्स होंगे वही फॉलो करो, और फिजिकल के लिए भी क्लास नोट्स इनफ होंगे। चैप्टर्स स्किप किए थे कुछ एडवांस के लिए? जो चैप्टर थोड़े हार्ड लग रहे हैं उसको स्किप कर देना चाहिए कि बेसिक कर दो उसमें तो मतलब। अगर मेंस है तो उसके लिए बेसिक कर जाओ, क्योंकि मेंस में पूरा सिलेबस आना चाहिए, उसमें ऐसे नहीं है कि जो भी टॉपिक है उसमें ज़्यादा डेप्थ में चाहिए। अगर एडवांस है, लेट्स से अगर कोई टॉपिक ज़्यादा ही हार्ड लग रहा है तो छोड़ो, और अगर कोई भी चैप्टर का बेसिक्स अच्छे से आता है तो फिर उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करो। और अगर मेंस के लिए बोलूँगा तो फिर सब सारे टॉपिक्स का एटलीस्ट बेसिक्स कवर कर लो, ताकि आइडिया लग जाए कि चैप्टर में क्या क्या है। हाँ एग्जैक्टली, सब कुछ नहीं होने वाला आफ्टर ऑल। हाँ मतलब ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भी मत भागो, और एट द कॉस्ट की पीछे वाला जो भी है वो याद नहीं रहे, तो पीछे का तो पक्का करना ही, उसके साथ जितना हो उतने आगे सिलेबस कवर करो, मतलब पीछे का नहीं भूलना, आगे सिलेबस सिर्फ कंप्लीट करने के बहाने बस वो है, वरना फिर आगे का भी याद नहीं होगा और पीछे का भी याद नहीं होगा। बाकी तो मतलब ऐसे ही है, स्ट्रेटेजीज खुद की बनाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि फिर बात वही हो जाती है ना कि सबका टेम्पो अलग होता है, सबका सेफ स्पॉट अलग होता है, सबको हार्ड चीज़ अलग दिखती है कुछ, तो मतलब ऐसा है कि स्ट्रेटेजीज सुनो सबकी, करो अपनी, वो बात हो जाती है एक हद तक। तो मतलब यही है, स्ट्रेटेजीज खुद की बनाओ जितनी बना सकते हो, और एक मतलब बेसिक आइडिया लो कि लोग कैसे कर रहे हैं, और फिर उसमें देखो कि आप उसमें क्या ऐड कर सकते हो, या फिर आप उसमें क्या आपको प्रेशराइज कर रहा है। मतलब आपको ऐसा भी हो सकता है कि कोई बता दिया, फिर आपने वो फॉलो कर दिया, फिर आपको जो पहले से शेड्यूल चल रहा था वो ब्रेकअप हो गया। तो मतलब ऐसे मत रखो, जो तुम्हारे कंफर्ट जोन लग रहा है उतना मतलब अच्छे से करो, और खुद का मतलब रखो उसको। और मतलब मोटिवेशन की तो किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, यहाँ पे पड़ती है क्या किसी को ज़रूरत मोटिवेशन की? मोटिवेशन तो यही है, सवाल करो, तो उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ होता नहीं है, सवाल सॉल्व हो जाए तो मोटिवेशन ही है। एक पॉइंट आता है ना टेस्ट में कि नंबर स्टक हो जाते हैं। नंबर देखो सबके ऊपर नीचे होते हैं, वो कोई बात नहीं है, उसको मतलब पॉजिटिव वे में लोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं मतलब 150 के आसपास ही नंबर रह गए, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अरे हमारे खुद के यार मतलब मेंस में 11th की अगर मैं बात करूँ तो मेरे 150 टच ही नहीं होते थे, पर मतलब स्केल अप करना पड़ता है चीज़ों को, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड में लो, ये नहीं कि नेगेटिव में ले रहे हो अपन कि मतलब नंबर अरे यार ये क्या हुआ, अगले टेस्ट में अरे यार और कम हो गए, ऐसे मत देखो उसको। मतलब ऐसे देखो कि चलो और मेहनत करेंगे, कोई बात नहीं हो जाएगा, और करेंगे, अच्छा ये चीज़ रह गई थी चैप्टर की तो ये चलो ये कर लेंगे फिर शायद हो जाए। तो मतलब एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, बाकी तो ये है जो क्लास में पढ़ा रहा है वो इनफ होता है, उसी में से आता है। और बाकी ओसी और आईओसी के लिए तो सबसे बेस्ट एडवाइस जो मतलब रेगुलर रिवीजन करो, मतलब दिन के 30 मिनट्स ओसी कर लो या और 30 मिनट्स आईओसी कर लो क्लास के बाद ही, जो कराया जो एक दिन पहले कराया जो एक दिन उसके पहले कराया, बस नोट्स ही रिवाइज कर लो। मतलब ऐसा क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है ना, जैसे नोट्स करते गए कंटिन्यूसली करते गए, मतलब आँख में छप जाता है, फिर दिखता है कि हाँ ये पहले पढ़ा था, ये 2 दिन पहले का रिवाइज़ किया था। ऐसे आईओसी और ओसी के लिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा और रिवीजन के लिए। और मतलब ऐसा होता था सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तो क्वेश्चन ही करने हैं, मतलब थ्योरी अगर आपको लगती है कि लग रहा है कि इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, बाकी वो सब तो चलता रहेगा। बाकी तो यही है। कितने क्वेश्चन देखो कोई लिमिट नहीं है उसकी, आपको जितना कंफर्ट लगता है ना उतना करो। मतलब मैं खुद की प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, वो सब कुछ तो कभी भी नहीं होने वाला। मतलब किसी ने सवाल ज़्यादा लगाए होंगे, किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा टेस्ट दिए, किसी वो सर को पूछ के अपने हिसाब से प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। किसी का मेन टॉपिक वीक है तो उसे वो करना पड़ेगा, किसी को नोट्स रिवाइज करने की जरूरत है, किसी को नहीं होगी। खुद की प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से ना बनाओ, वो सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि कोई बोलेगा क्वेश्चन करो, कोई बोलेगा नोट्स करो, कोई बोलेगा टेस्ट दो, कोई बोलेगा एनालाइज करो, सब अलग अलग चलता रहता है। उससे ज़्यादा खुद की लिस्ट के हिसाब से वो तब होगा जब सिलेबस खत्म, पहले तो सबका सिलेबस ही खत्म नहीं होगा, वो हो जाए बाद में वो लिस्ट बनेगी कि ये आता है, ये अब ज़रूरत है, अब टेस्ट देने की ज़रूरत, उस हिसाब से।
आपके पूरे साल के दौरान या एडवांस और मेंस के एग्ज़ाम के दौरान जो मिस्टेक हुई हो आपसे और वो हमसे ना हो, ऐसी कोई बात मतलब एग्ज़ाम देते वक्त देते वक्त या पूरे साल के दौरान पूरी प्रिपरेशन होती है ना, उसमें जो आपसे मिस्टेक हुई हो और वो हमसे ना हो, ऐसी कोई बात? सबका मत सुनना, किसी का मत सुनना, मन ना करे तो मतलब आजू बाजू मिलेंगे कि भाई कोई ज़्यादा ही डिप्रेस करता है, कोई बोलेगा सब हो गया है, कोई बोलेगा कुछ नहीं हुआ है, सारी वैरायटी के लोग मिलेंगे आजू बाजू, इग्नोर करते रहो बस। और मतलब मेरा तो जैसे ऐसे था, मेरा ऐसे था कि मतलब मेरे से जो मेरे को लगता है कि कुछ गलतियां मेरे से हुई है डेफिनेटली, यार AR1 तो नहीं है मेरी, बाकी मेरे से जो गलतियां हुई है वो ये है कि जैसे मैं मटेरियल्स जगह जगह के ऐसे कि कोई यहाँ से मटेरियल मिल रहा है ये कर लेते हैं, यहाँ से मटेरियल मिल रहा है ये कर लेते हैं, मैं एक पे ज़्यादा स्टक नहीं कर पाया था। तो मेरे को वो लगता है कि मैंने थोड़ा, हाँ अगर मैं एक मटेरियल पे ज़्यादा स्टक करता और अच्छे लेवल के मटेरियल पे, तो हाँ उससे काफ़ी रहता है। अगर आप उधर का भी कर रहे हो, उस कोचिंग का भी कर लेते हैं, उस कोचिंग का नहीं हो पाता, मतलब आपको लगता है सर स्टार्टिंग में कि हो जाएगा, ये मटेरियल भी कर लेते हैं, ये मटेरियल भी कर लेते हैं, पर वो एट द एंड आपको प्रेशराइज ही करता है। आपके पास बंडल इकट्ठा हो जाएगा, मॉड्यूल इकट्ठा हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है कि मतलब हो जाएगा, पर वो लगता है, वो रहता है ऐसा है कि मतलब मटेरियल लिमिटेड करो पर उसको अच्छे से करो, वो सिस्टम थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट रखेगा। और बाकी टाइम मैनेजमेंट पेपर के दौरान थोड़ा, ये पॉइंट मैं ऐड कर रहा था कि दोस्तों को देख के ये नहीं सोचता कि दोस्त ज़्यादा मटेरियल लगा रहा है तो मुझे भी लगाना है। हम सोचते हैं कि मैं कम कर रहा हूँ प्रैक्टिस तो मैं पीछे रह जा रहा हूँ, तो वैसा मत सोचना। फोमो में मत रहना वैसे। बहुत लोग बहुत मटेरियल लगाते हैं पर उनको कुछ भी नहीं आता अच्छे से तो उछलते रहते हैं मतलब क्लास में आके फिर। तो आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैंने अच्छे से किया है, मटेरियल मुझे कंटेंट आता है, थियरी आती है। दूसरों को देख के मतलब वो नहीं फील होना कि मैं कम पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पीछे रह जाऊँगा, ये सब नहीं सोचना। और वही आपने बोला था कि सिलेबस एंड होने के बाद टेस्ट वगैरह जैसे बहुत होगी, तो उसमें आप एनालाइज करो कि कौन से चैप्टर वीक है, फिर उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। PYQs कर सकते हो जैसे, तो उससे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं उसका अच्छा आइडिया मिलता है। फिर हाँ, और एनालिसिस टेस्ट पेपर का बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए कैसा कंफर्टेबल है, क्या चीज़ कंफर्टेबल है, आपको क्या सूट हो रहा है। मतलब दूसरों की एडवाइसेस सुन लेनी चाहिए पर हाँ एग्जैक्टली मतलब सारी चीज़ खुद ही मतलब फिगर आउट करनी पड़ेगी ज़्यादा कर कि मतलब मेरे लिए क्या बेस्ट है। जैसे हम लोग एडवाइस दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको वही स्टिक करनी है, आप अपना फिगर आउट कर सकते हो कि मेरा रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी, कैसे क्या पढ़ना है, वो मेरे लिए क्या सूट हो रहा है, मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है ज़्यादा, जिससे मैं ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ। बाकी प्रिपरेशन वाइज मैथ्स में तो ये बोलूँगा, मैथ्स में जितने हो उतने ज़्यादा सवाल करो। फिजिक्स में चीज़ें कंसेप्चुअली ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, थियोरेटिकली ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। और केमिस्ट्री में याद करने वाला पार्ट ढंग से आना चाहिए, बाकी लॉजिक वाला याद हो जाता होगा मे बी। और मैथ्स में तो सवाल करने के अलावा और तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, उसमें सवाल करना ही पड़ेगा उसमें। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा सवाल करो, लेकिन चीज़ें जो भी आ रही है वो ढंग से आनी चाहिए। फिर उस सिचुएशन का कोई भी सवाल आए वो आना चाहिए, मतलब ना कि हम सारे केसेस याद कर रहे हैं कि हाँ ये केस में ये करते थे ये करते थे। पूरी सिचुएशन को ढंग से एनालाइज कर लो कि हाँ इसमें ये सब हो सकता है, वो पूरी सिचुएशन दिमाग में होनी चाहिए। तो फिर उसका कोई भी सवाल आएगा वो आ जाएगा, ना कि हम सारे केसेस याद कर रहे हैं, तो फिर वो याद नहीं होने वाले सारे केसेस। तो हाँ वही। और जो हमें लगता है कि हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है मतलब सब्जेक्ट वाइज, तो ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर हर पेपर के अंदर वही बेस्ट होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि मेरा फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग है तो पेपर में उसके सबसे कम मार्क्स आ गए, तो ऐसा नहीं, वो तो होते रहता है। और पेपर में भी जब फाइनल डे पेपर देने जाए तो भी चालू पेपर में डिप्रेस नहीं होना है। मतलब जैसे कि हमने स्टार्ट किया केमिस्ट्री से और केमिस्ट्री का पहला सवाल दूसरा सवाल ही नहीं बना, तो ऐसा नहीं कि डिप्रेस होकर फिर छोड़ ही देना है, आगे देखते रहना है। आसान सवाल होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे सवाल हार्ड रहते हैं, मतलब देखते रहना है। मैं टेस्ट के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि जब तुम टेस्ट दे रहे हो तो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें सारे सवाल अटेम्प्ट करने हो। अगर मान लो तुम्हें कुछ नहीं आता इस बार, तो तुम CPT या वो सब दे रहे हो, तो ऐसा मत मान के चलो कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो सारे अटेम्प्ट कर लो। आपको जो पहले आता है वो पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो बहुत सारे होंगे कि आपसे ज़्यादा अटेम्प्ट करने वाले बहुत सारे होंगे, लेकिन उनके मार्क्स आपसे कम हो गए अगर आपने एक्यूरेसी रखी तो ऐसा अभी टेस्ट से ही आदत डालो कि आपको सब अटेम्प्ट नहीं करना है, जो पहले आता है वो अटेम्प्ट करना है। और जब गैस वर्क करो तो भी ऐसा मत करो कि ये 4 ऑप्शन दिखे तो कोई एक टिक कर दिया। आप कुछ एनालिसिस करो, कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ऐसा कुछ करो। रैंडम गैस वर्क करोगे तो -1 ही होगा।
एडवांस के क्वेश्चन के लिए क्या आपका माइंडसेट रहता था? जैसे कि कोई क्वेश्चन हो गया तो वो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट करेगा, बट जो नहीं हुआ फिर उसका एनालाइज करो, ट्राई करो जितना, मतलब जब तक हो सके उतना ट्राई करो। 11th के क्वेश्चन में, एडवांस के क्वेश्चन में तो 2-3 कंसेप्ट मिक्स रहते हैं चैप्टर्स के। 11th के कोई क्वेश्चन एडवांस के किए तो उसमें तो 12th का भी कुछ कंसेप्ट होगा, तो वो तो बेसिकली होगा नहीं, मतलब बहुत ही ट्राई करने के बाद ही होगा। 11th नहीं है हाँ, इसलिए 12th ठीक है। अभी के लिए मतलब ट्राई करो कि जितना अभी तक पढ़े हो 12th के अंदर, अगर ऐसा लगता है कि 11th अच्छा नहीं हुआ तो अभी तक जितना 12th में पढ़े हो उसको कॉन्क्रीट करो, रेदर देन फोकसिंग कि 11th मेरा चला गया मैं उस पर करूँगा, तो दोनों कुछ नहीं होगा। अभी सिर्फ 12th पे फोकस करो, अगर ऐसा लगता है कि 11th अच्छा नहीं है उतना तो सिर्फ 12th का करो। बाकी एक अभी तो मेंस के पेपर दे रहे होगे तो उसमें न्यूमेरिकल्स में 10 में तो कोई भी 5 ही करते हो, लेकिन फिर घर आके एनालिसिस करते हो तो बाकी 5 भी कर लेना एक बार। और पेपर के बाद एनालिसिस में ये भी देखना कि जो भी 5 सिलेक्ट किए थे क्या वो सही सिलेक्ट किए थे। क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड में अगर क्वेश्चन गलत सिलेक्ट किए तो फिर वो तो नेगेटिव ही होना है। फिर 10 में से वही देखना कि कौन से सिलेक्ट करने थे, कौन से मेरे को आता है। बहुत बार होता था कि लेट्स से 6 सवाल में भी बाई चांस आ गए, मुझे आ रहे, लेकिन उसमें मैंने कोई भी ये वाले 5 किए लेकिन 5वां था जिसमें श्योरिटी नहीं थी और वो गलत होगा, जबकि मुझे दूसरा वाला आ रहा था लेकिन हुआ तो मेरा नेगेटिव ही। तो मतलब क्वेश्चन सिलेक्शन काफ़ी ज़रूरी है। और जैसे बोला भी था कि सारे सवाल अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है, तो वो भी कौन से अटेम्प्ट कर रहे हो वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आ रहा, बहुत श्योरिटी नहीं है तो मत अटेम्प्ट करो, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स फिर बहुत पीछे ले जाएगा। तो वही मतलब क्वेश्चन सिलेक्शन मतलब सारे अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी करो काफ़ी श्योरिटी से करो। एक ऐसे भी नहीं बोल रहा कि एकदम श्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन हाँ कि पता है कि हम क्या कर रहे हैं उतना होनी चाहिए श्योरिटी दिमाग में। बाकी एक और एक पॉइंट कि जो भी सर टीचर जो भी सवाल टिक करके दे या फिर जो भी बोले उसकी बात मानो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कभी कभी मैं नहीं मानता था इतना ज़्यादा। जो भी सवाल टिक करके दे या फिर ये एक्सरसाइज में से यही सवाल है तो सिर्फ वही करो। सर जो भी दे उस पर मतलब विश्वास करो कि हाँ यही हमारे लिए इतना ही अच्छा है। ज़्यादा आगे बढ़ने की मत सोचो, जितना बोले उतना ही करो और सर की बात माननी चाहिए जो भी है, वो अभी पता चलता है। भैया एक चीज़ पूछनी थी कि जैसे 11th में थोड़ा कम ध्यान दिया था फिर 12th में ध्यान देना शुरू कर दिया, तो 11th पे भी ज़्यादा ध्यान ना दे, क्योंकि टीचर्स तो यही बोल रहे हैं कि नहीं देखना है, तो बाद में हो जाएगा। टीचर्स ने क्योंकि बोला वो रिवीजन कराएंगे बाद में, तो ऑब्वियसली सिलेबस थोड़ा लेट ख़त्म होगा, है ना। तो अभी स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब 11th का जो भी बाकी हो बीच में करना चाहिए या फिर बाद में? तो देखो अगर तुम्हारी 12th सॉर्टेड चल रही है ना अभी तो कर सकते हो, पर अगर तुमको लग रहा है कि 12th अभी मेरे को फोकस वहाँ देना है ज़्यादा, तो क्योंकि वो चल भी रहा है तुम्हारा तो तुमको कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। तुम्हारे से क्लास में सवाल होंगे, तुमसे अगर टेस्ट 12th के होंगे, अभी तो 12th के टेस्ट हो रहे होंगे तुम्हारे, तो उसमें सवाल होंगे, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा। और जैसे कभी कोई संडे को टाइम मिल गया, कभी कोई अदर डे विद्यापीठ ऑफ रहता है तो उस दिन टाइम रह गया, उस दिन कर लो तुम 11th का भी कोई टॉपिक, अगर तुमको छोटा टॉपिक है तो उसको कर लो एक बार। आप कॉन्फिडेंट थे? मेरा तो देखो ऐसा मतलब 11th सॉर्टेड थी, ऐसे कोई वो नहीं था मेरा पर्सनल नहीं था और किसी का। इसकी सॉर्टेड नहीं थी, प्लीज़ वो हेल्प कर देंगे। सर लोगों ने बोला है ना हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत ले, 11th का बाकी रहेगा, 12th कॉन्क्रीट कर ले पहले। ठीक है। बाकी सवाल ना बनने का एक मिसकंसेप्शन है कि अगर सवाल नहीं बन रहे तो क्यों नहीं बन रहे वो देखो। कभी कभी मेरे साथ होता है कि मेरे को कंसेप्ट्स क्लियर होते थे लेकिन फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या फिर सिली मिस्टेक्स हो गई, इसकी वजह से सवाल नहीं बन रहे। तो फिर बहुत सवाल में कंसेप्चुअली ही नहीं आता तो उसकी वजह से नहीं बनते, तो वो भी ज़्यादा देखो कि किसकी वजह से नहीं बने सवाल। अगर सिली मिस्टेक्स है तो नेक्स्ट टाइम से मे बी उसके ऊपर इम्प्रूव करो, ताकि सिर्फ नंबर कम आ रहा है उससे नहीं पता चलेगा, क्यों नहीं आ रहा है उस पर ज़्यादा देखो, उससे ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि उस पर इम्प्रूव कर सकते हो अगली बार। सिर्फ मार्क्स देख रहे हो तो उससे आइडिया नहीं लगेगा कि हमें क्या चीज़ पे काम करना है। अगर देखोगे क्या गलतियाँ की है, किस पे काम करना है, तो उससे आगे बढ़ने की कुछ भी आइडिया लगेगा कि आगे क्या करना चाहिए। तो वही एडवाइस।